11 के चैप्टर है। 11 चैप्टर में मैंने आपको बताया था डीएनए का एक स्पेशल विशेष तरह से टेक्नोलॉजी का मैंने नाम बताया था। इसको आपने बायोटेक्नोलॉजी आपने देखा था। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग की मैंने बात की थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक दूसरा नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, मैंने पीछे वीडियो में मैंने समझाया था। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये टेक्नोलॉजी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कहिए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहिए, इसका प्रोसेस ये किस तरह से कार्य करता, प्रक्रम क्या है, इनके जितने भी प्रक्रियाएं इनको अलग अलग स्टेप में बांट के बताया गया है। उनको एक एक करके अलग अलग स्टेप में मैं भी बताता हूँ, क्योंकि आप भी जैव उत्पाद प्राप्त करना चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी से, तो एक ही साथ नहीं होती, क्रियाएं अलग अलग स्टेप में होती है। तो मैं एक एक स्टेप करके मैं बताना शुरू करता हूँ। डीएनए का आप जानते हैं प्रोसेस में सबसे पहले डीएनए को जो हम काटेंगे, पहले डीएनए को निकालेंगे। तो डीएनए कहाँ रहता है आपको पता है, कोशिका के केंद्रक में। सबसे पहले कोशिका भित्ति को तोड़ना, कोशिका झिल्ली को हटाना है। कोशिका झिल्ली को हटाने के लिए अलग अलग एंजाइम, जैसे अगर हम पादप कोशिका भी झिल्ली को हटाना चाहेंगे, सेलुलोज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। अगर जीवाणु कोशिका की झिल्ली को हटाना चाहेंगे, लाइसोजाइम एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। अगर कवक कोशिका की झिल्ली को अगर हटाना चाहेंगे, उसके लिए कार्टिलेज एंजाइम, क्योंकि ऐसे ऐसे एंजाइम एक स्पेसिफिक पार्ट पर, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर, स्पेसिफिक जो उसका रॉ मटेरियल उस पर वो वर्क करता है, इसलिए उनके लिए स्पेसिफिक एंजाइम काम करता है। लेकिन जैसे कोशिका झिल्ली को तोड़ने के बाद अंदर जब पहुंचते तो वहां पर कई तरह के पदार्थ बृहद अणु के रूप में प्रोटीन है, बहुत शर्करा पॉलीसेकेराइड्स हैं, लिपिड्स हैं, आरएनएज हैं, ये सब चारों तरफ से घिरे रहते हैं। इनको जब तक नहीं हटाएंगे तब तक शुद्ध रूप से डीएनए हमें नहीं मिलेगा। तो प्रोटीएजेज एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन करा लिया जाता है। ऐसे राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा जैसे ही आरएनए को निकाला जाता है तो डीएनए शुद्ध रूप से बच जाता है। फिर ये शुद्ध रूप से डीएनए को निकालने के लिए उसमें ठंड यानी चिल्ड इथेनॉल को मिलाते हैं। जैसे ही मिलाते हैं वह प्रेसिपिटेट हो जाता है डीएनए, और आराम से शुद्ध रूप से डीएनए को निकाल लेते हैं। अब डीएनए निकालने के बाद उसका छोटा खंड करना है, उसके लिए एंजाइम का इस्तेमाल करना। तो उस प्रोसेस को बताता हूँ, सेकेंड प्रोसेस मैं बात कर रहा था। जैसे ही हम प्योर डीएनए, शुद्ध रूप से डीएनए को हमने निकाला, तो फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का उपयोग कर, उसके विशिष्ट स्थान की पहचान कर, इस एंजाइम का उपयोग कर उसे क्या क्या तक काटा जाता है। जब कटा हुआ डीएनए खंड आपको नजर आता है तो फिर उसे आप अलग से विद्युतीय क्षेत्र में निकालते हैं। तो इसके लिए आप जानते हैं डीएनए का खंड ऋण आवेशित होता है, और ऋण आवेशित होने के कारण आप जानते हैं विद्युतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के होते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अर्थात एनोड पर डीएनए को बलपूर्वक अलग कर लिया जाता है। यही सेम प्रोसेस संवाहक डीएनए के लिए भी, जो संवाहक है क्लोनिंग वेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इस वाहक का, उस डीएनए को भी काटने के लिए यही प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। जब हमें संवाहक का डीएनए मिल गया और स्रोत का डीएनए मिल गया, जब दोनों डीएनए को हम लैगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ते हैं तो फिर उससे जो बनी संरचना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु कहलाता है। जैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु मिल जाता है तो फिर इसे पोषी कोशिका में हम स्थानांतरण करेंगे। उससे पहले इस डीएनए की कई कॉपी तैयार करते हैं, तो उस पर मैं फोकस करूं। थर्ड स्टेप, डीएनए का खंड जो कटा हुआ मिला, उसकी कई कॉपियां तैयार करनी होती है, जिससे कि उससे ज्यादा से ज्यादा हम संवर्धन करा सकें। इसके लिए हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है पीसीआर। पी फॉर पॉलीमरेज, सी फॉर चैन, आर फॉर रिएक्शन, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। इस तरह की टेक्निक की खोज सबसे पहले 1985 ईस्वी में कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। यह तकनीक क्या है, सिंपल सा कह सकते हैं डीएनए खंड या किसी एक जीन की प्रतिलिपियां, कई कॉपियां तैयार प्रयोगशाला के अंदर तैयार करने की तकनीक को क्या कहा था, पीसीआर। इसमें कई तरह के अनेक कॉपियां प्रवर्धन की जाती है, एम्प्लीफिकेशन की जाती है जीन की। इसके लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल जो किया जाता है, इसके लिए एक उपकरण की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं थर्मल साइक्लर। नाम ये थर्मो हीट डायनामिक्स से होता है। थर्मल साइक्लर इस तरह की प्रक्रिया में इस तरह की चक्र किया जाता है, जिसमें 3 स्टेप देखा जाता है। फर्स्ट स्टेप निष्क्रियकरण, जिसको डिनेचुरेशन कहते हैं। इसमें देखा जाता है 94 डिग्री हाई टेम्परेचर, 94 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मिनट के लिए डीएनए खंड को रखा जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है,
डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, दोनों के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगता है और दोनों दूसरे से अलग होने लगते हैं। अलग होने लगते हैं तो अलग हो करके दोनों टेम्पलेट यानी साचा के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। सेकेंड स्टेप में देखा जाता है एनियलिंग। एनियलिंग में देखा जाता है ताप को बहुत कम किया जाता है, अप्रॉक्स 48, इसको तापानुशीलन कहते हैं हिंदी में, बहुत कम करके 48 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लाया जाता है और मिश्रण को इस पर 1 मिनट के लिए रखा जाता है। देखा जाता है क्या, जो टेम्पलेट है वह टेम्पलेट के 3' छोर पर संकरण शुरू हो जाता है। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड का प्राइमर जो है वहां पर कड़ापन महसूस करता है। तीसरा स्टेप में जैसे ही आते हैं एक्सटेंशन विस्तार, इसमें टेम्परेचर को फिर थोड़ा बढ़ाया जाता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मिनट के लिए फिर रखा जाता है और इसके फलस्वरूप क्या देखा जाता है, प्रत्येक जो टेम्पलेट है उसका अनुपूरक यानी कंप्लीमेंट्री सेगमेंट का बनना आरंभ हो जाता है। इस प्रकार से कॉपियां बनना शुरू हो जाती, प्रतिलिपियां। कहा जाता है इस तरह के टेक्निक का बार बार रिपीट करने पर अप्रॉक्स 34 to 37 टाइम्स इसका रिपीटेशन करने पर 1 करोड़ गुना जीन की कॉपी तैयार हो सकती है। इतना अच्छा टेक्निक है, कम समय में अधिक कॉपी तैयार किया जा सकता है। इस तरह से हमें जब देख लिए, जब संवाहक का डीएनए है और ये स्रोत का डीएनए दोनों को जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया। अब इसे क्या किया जाएगा, अब इसे प्रवेश कराया जाएगा परपोषी कोशिका में। आइए मैं 4th स्टेप में बताता हूँ। आइए मैं 4th टर्म में इसको 4th स्टेप में बताऊं। आपके रूप में स्पष्ट लिखा हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को परपोषी कोशिका में निवेशन। तो सबसे पहले देखा जाता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोशिका है वह अगर प्लाज्मिड के द्वारा वो ले जाया जा रहा था जीवाणु में से क्या किया जाएगा, जीवाणु कोशिका में उसे प्रवेश कराया जाएगा। जीवाणु कोशिका ट्रांसफॉर्मेशन विधि द्वारा उसको क्या करती है, ग्रहण करती है। ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण विधि आप भी समझते हो, पहले पढ़े हैं। जैसे उसको ग्रहण करती है और इस प्रक्रिया के लिए एक बेहतरीन जीवाणु जिसको एस्चेरिचिया कोलाई यानी ई कोलाई के नाम जानते हैं, इसको प्रयोग में लिया जाता है। एज एग्जाम्पल, अगर किसी एम्पिसिलिन प्रतिरोधी युक्त जीन, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन युक्त रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अगर ई कोलाई में स्थानांतरित किया जाए, ई कोलाई कोशिका में, तो देखा जाता है जो परपोषी कोशिका है वह प्रतिरोधी कोशिका में धीरे धीरे रूपांतरित हो जाता है। तो फिर एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन के द्वारा रूपांतरित कोशिका का आराम से चयन किया जा सकता है। इस प्रकार प्रतिरोधी जो जीन कोशिका, प्रतिरोधी जो जीन है, इसको आप सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में आप जान सकते हैं। तभी जाकर वो किसी को सिलेक्ट करता है, उसकी पहचान की जाती है। इस तरह से हमने निवेश किया, तो निवेश करने के बाद अब प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है, बाहरी उत्पाद, उसके बारे में बताऊं, क्योंकि जिस तरह का ऐच्छिक जीन गया वैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो 5th स्टेप पर मैं प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दूंगा। वैसे मैं बताऊं आपको, रिकॉम्बिनेंट जो टेक्नोलॉजी है इसका मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य के लिए जो उपयोगी, मनुष्य के लिए उपयोगी जैव रासायनिक या प्रोटीन का उत्पाद प्राप्त करना मुख्य जो उद्देश्य है। और फिर जब आप देखते हैं इस तरह की क्रिया हो रही है, तो जब कोई विषम, क्योंकि अलग अलग, कोई आप स्रोत का डीएनए ले रहे हैं, कोई संवाहक डीएनए ले रहे हैं, तो अलग अलग विषम पोषी है। तो जब हम देखते हैं विषमजात पोषी जो कोशिकाओं के अंदर रिकॉम्बिनेंट तकनीक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है कोई प्रोडक्ट, तो उसको आप रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट कहिए या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहिए या रिकॉम्बिनेंट बायोकेमिकल प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, इसकी प्राप्ति होती है। ध्यान रखेंगे ये वर्ड विषमजात पोषी कोशिकाओं के अंदर रिकॉम्बिनेंट जीन को जब प्रवेश कराया जाता है और उस तकनीक के द्वारा जब हम तैयार कराते हैं उसके अंदर, तो फिर उसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। दूसरा चीज आप ये भी समझ लें, ऐच्छिक जब हम ऐच्छिक जैव रसायन प्राप्त करना चाहते हैं या प्रोटीन प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए रिकॉम्बिनेंट जीन को अभिव्यक्ति यानी प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। वैसे लाभकारी जो जीन है उनको जो आश्रय देगी कोशिका, जहां से हम निकालेंगे उत्पाद, उस आश्रय जो दी गई जो कोशिका है, कोशिकाओं का अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए एक पात्र, एक यंत्र की आवश्यकता होती है। उसको कहते हैं जैव रिएक्टर, या आप कह सकते हैं जैव प्रतिकारक, इंग्लिश में बायो रिएक्टर या इंग्लिश में फर्मेंटर कह सकते हैं। आइए थोड़ा बायो रिएक्टर के बारे में आपको समझाऊं डिटेल। जैव प्रतिकारक, जिसको आप बायो रिएक्टर कहते हैं या फर्मेंटर कहते हैं, क्या है, एक ऐसा यंत्र जिसमें जीवित कोशिकाओं या एंजाइम के द्वारा, जीवित कोशिकाओं या एंजाइम के द्वारा
विभिन्न पदार्थों का जैव रासायनिक रूपांतरण किया जा सकता है। ऐसे पात्र को, ऐसे यंत्र को बायोरिएक्टर कहा जाता है। इसमें कहा जाता है कि अत्यधिक यानी उत्पाद अधिक आयतन में प्राप्त किया जा सकता है। लगभग 100 से 1000 लीटर तक इसकी मात्रा हो सकती है। सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला जो ये बायोरिएक्टर होता है वह विलोडन प्रकार का होता है, जिसको बेलनाकार स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। ये जो बेलनाकार है, इसका जो आधार होता है घुमावदार होता है, जिसमें आसानी से पदार्थों का मिश्रण किया जा सकता है, मिश्रित किया जा सकता है। इसमें कहा जाता है या वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए जो बायोरिएक्टर होते हैं अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है, जैसे ताप, पीएच, लवण, ऑक्सीजन, विटामिन इत्यादि उपलब्ध कराता है। इसमें देखा जाता है ऑक्सीजन की मात्रा लगातार जाता रहे, इसके लिए इसमें यंत्र लगा जाता है, जैसे ऑक्सीजन प्रदेय तंत्र, झाग को नियंत्रण करने वाला झाग नियंत्रण तंत्र, पीएच नियंत्रण तंत्र, ताप नियंत्रण तंत्र, ऐसा सिस्टम लगा रहता है इसमें। इसके साथ साथ इसमें निकास का जो द्वार होता है उससे समय समय पर संवर्धित उत्पाद को थोड़ा थोड़ा मात्रा में निकाला जाता है। इस तरह से हम देखते हैं संवर्धित उत्पाद को आसानी से हम जैव नियंत्रण जो जैव प्रतिकारक है उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। आसानी से उत्पाद प्राप्त हो गया तो उसे मार्केट में पहुंचाना है, उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस है, उसको मैं बताता हूँ। आप जो उत्पाद प्राप्त किए उनको आगे के प्रोसेस जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है क्या, इसको समझा दूं। आनुवांशिक टेक्नोलॉजी, आनुवांशिक तकनीक से रूपांतरित कोशिकाओं द्वारा प्राप्त उत्पादों की पुनः प्राप्ति, उनका शुद्धिकरण, उनका संरक्षण, इन सभी प्रक्रियाओं को एक साथ सम्मिलित रूप से डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहा जाता है। यानी कि जो हम आनुवांशिकी टेक्नोलॉजी के द्वारा रूपांतरित कोशिका तैयार किया और उनसे जो प्राप्त उत्पाद किए उनकी जो प्राप्ति होगी या उनका जो शुद्धिकरण होगा या उनका संरक्षण होगा, इन सब को कैसे किया जा सकता है, उन सब प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से एक नाम दिया गया डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। खासकर मार्केट में, बाजार में उत्पाद को पहुंचाने से पहले मुख्य रूप से तो ऐसे तो कई तरह के प्रक्रम है, लेकिन 2 प्रक्रम, पृथक्क्रम और शुद्धिकरण यानी सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन, ये बहुत जरूरी होता है। इसके बाद ही मार्केट में पहुंचाया जाता है। कई तरह के वैक्सीन है, कई तरह के एंजाइम्स है, कई तरह के आपके एंटीबायोटिक्स हैं जो तैयार किए जाते हैं, उनको बिना चेकआउट किए, बिना परीक्षण किए मार्केट में नहीं पहुंचाया जाता। इसी प्रोसेस को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगर हम किसी वांछित उत्पाद जो हम प्राप्त किए हैं उसको परीक्षक के साथ संरूपित करते हैं, एज एग्जाम्पल कोई औषधि यानी चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली दवा, औषधि जो प्राप्त हुई जैव टेक्नोलॉजी के द्वारा, उसे वैसे संरूपणों को चिकित्सा परीक्षण के द्वारा गुजारा जाता, तब जाकर के मार्केट में पहुंचाया जाता है। इस तरह से मैंने पूरा बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस और पूरा आपका उसका हमने प्रिंसिपल्स बताया। आगे के चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो, ये चैप्टर मैंने खत्म किया, एक्सरसाइज 12 नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूंगा।